आदाब नाज़रीन, आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका खैर मकदम है। आलम इस्लाम की इस हफ्ते की अहम सरगर्मियों के जायजे के साथ मैं हूं तहसीन मुनव्वर। आलम इस्लाम इस हफ्ते में इस बार फलस्तीन में मगरबी किनारे पर इसराइली बस्तियों को लेकर अमरीकी मौक़िफ़ में तब्दीली। अमरीका ने सऊदी अरब में 3000 फौजियों को तैनात किया। चीन में हिरासती मराकज़ के खुफिया दस्तावेजात की लीक से अक़लियतों पर बेरहमी के हुकूमत के अहकामात से चीन का झूठ बेनकाब। लेबनान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। ईरान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी और पाकिस्तान में तुलबा की एहतजाजी तहरीक में गूंजी सदाए आज़ादी। राम प्रसाद बिस्मिल की सरफरोशी की तमन्ना की भी गूंज। आलम इस्लाम पर अपनी राय देने के लिए आज हमारे दरमियान है बैनुल-अक़वामी मामलात के माहिर प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। तो आइए आलम इस्लाम इस हफ्ते का आगाज करते हैं अमरीका की इसराइली बस्तियों को लेकर नए मौक़िफ़ से। अमरीका ने फलस्तीन में मग़रबी किनारे पर इसराइली बस्तियों पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है। अमरीका ने ऐलान किया है कि मकबूजा मग़रबी किनारे में इसराइल की आबादकारी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। अमरीका की नई पॉलिसी का इसराइल ने खैर मक़दम किया है तो फलस्तीन ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। देखिए रिपोर्ट। अमरीका ने मगरबी किनारे पर इसराइली बस्तियों को कानूनी करार दे दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमरीका फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकारी को गैर कानूनी नहीं समझता और हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम कर लेना चाहिए। ट्रंप इंतज़ामिया का ये ऐलान हैरान करने वाला कतई नहीं। यरूशलेम को इसराइल की राजधानी तस्लीम करने और गोलान की पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा मानने के सिलसिले की एक कड़ी है पोम्पियो का ये बयान। हालांकि मगरबी किनारे में बसाई गई यहूदी बस्तियां फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े की अहम वजह में से एक हैं और इन बस्तियों को अमन अमल की राह में रुकावट माना जाता है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने अमरीका के मौक़िफ़ में आई तब्दीली का खैर मक़दम किया है। नेतन्याहू के मुताबिक अमरीका की पॉलिसी में तब्दीली एक तारीखी गलती को दुरुस्त करती है। उन्होंने दूसरे मुल्कों से भी अमरीका के ही खतूत पर चलने की ख्वाहिश की है। फ़लस्तीन ने अमरीका के फैसले की मज़म्मत की है। फ़लस्तीनी मुज़ाकरातकार साइब अरकात का कहना है कि पोम्पियो का बयान अमरीका के मौक़िफ़ से मुकम्मल इन्हिराफ है। वाज़ेह है कि इसराइल ने 1967 में मशरक़ी यरूशलेम और मगरबी किनारे पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से इसराइल वहाँ 140 बस्तियाँ बसा चुका है, जहाँ कम से कम 6 लाख यहूदी आबाद हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इसराइल की इस आबादकारी को गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है, लेकिन इसराइल आलमी बिरादरी के इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करता। फ़लस्तीनियों का मुतालबा है कि इन तमाम बस्तियों को हटाया जाए। इनके मुताबिक यहूदी बस्तियों की मौजूदगी अमन अमल की राह में रुकावट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इश्तियाक दानिश साहब, अमरीका का मौक़िफ़ क्या पहले भी यही नहीं था? पहले दिल में था, अब ज़बान पे आया है। उनकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि इजराइल, बल्कि उनकी पॉलिसी रही है कि इजराइल जो चाहता है उसे मिल जाए। और ख़ास तौर से वो बेसिकली उन्होंने एक सेटलर कॉलोनियल गैरिसन स्टेट के तौर पर, मिलिट्री गैरिसन के तौर पर उन्होंने उसे प्लांट कर रखा वहाँ पे और उसी तरह से सस्टेन कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि इस वक्त ये जो कंजर्वेटिव पार्टी में भी जो नियो कॉन्स हैं और जो एक तरह से दुनिया को पर अपना डोमिनेशन चाहते हैं और जो इस तरह के नस्ल परस्त ताकतें हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों में बड़ा एक तरह से एक कोलैबोरेशन है। अच्छा, इसकी जो टाइमिंग है, देखिए अभी जिस तरह फ़लस्तीन पर अटैक हुआ, फिर सीरिया में हुआ, उसके बाद नेतन्याहू जिस तरह घिरे हुए हैं, उन पर करप्शन के चार्जेस वगैरह भी हैं, तो ये टाइमिंग भी क्या उससे कहीं ना कहीं मैच करती है? इसलिए हुआ है कि कहीं नेतन्याहू को मजबूती दी जाए? हाँ, कहीं न कहीं वो था, लेकिन मेरे ख्याल में इजराइल में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो गालिबन एक वहाँ पे भी जो एक एलिटिस्ट ग्रुप है जो बेसिकली पूरे ज़ायनिज़्म को कंट्रोल करता है, इसलिए कि कुछ जितने ज़ायनिस्ट हैं वो बेशुमार तबकों और मसलकों में बटे हुए हैं। तो जो उनको कोर ग्रुप है उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब नेतन्याहू को जो जाना चाहिए। अरब पार्टियों के साथ या अरब जो एमपीज़ हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने जा रहा था कोई लीडर, तो उसको बुला के प्रेसिडेंट ने वार्न किया कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, यानी अरबों के साथ लेकर हुकूमत नहीं बना सकते आप। ठीक है। तो फिर ये जैसे ये बात ये हुई और उसने आके ऐलान किया कि हम जो हुकूमत अरबों का साथ लेकर नहीं बनाएंगे, तो नेतन्याहू ने फ़ौरन जो ऑफ़र किया कि हम आपका जो है साथ देने को तैयार, आप प्राइम मिनिस्टर हो जाइए। तो उसने जो है खामोशी अख्तियार की और गालिबन वो जानता था पहले से कि इन पे जो है 24 घंटे के अंदर जो इल्ज़ाम क्रिमिनल चार्जेस लगने वाले हैं, इस वजह से उसने इनकार किया। मतलब इनकार नहीं किया, खामोश रहा। चुनांचे जैसे इन पे क्रिमिनल चार्जेस लग गए तो ये जो है हुकूमत में का हिस्सा नहीं हो सकते।
और उधर उस पर मुकदमा चलेगा, प्रोबिंग होगी, जो भी हो। तो इस वजह से जो है ये भी एक तरह से कॉन्स्पिरेसी जो अरब में देखते थे वो अब इसराइल में हाँ, मतलब ये है कि वो तो रही है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अंदाज में प्ले करते हैं, डोमिनेंट है, तो ये ज़रा इनकी बात जो छुपाना चाहते हैं छुप भी जाती है। वो अरब बेचारे हों या जो भी कमज़ोर होता है वही है कि वो चीखते रहते हैं, कोई सुनता भी नहीं। तो अभी अमेरिकी जो मौक़िफ़ है इसमें जो तब्दीली आ गई, ये जो तमाम जो आबादियाँ हैं उनको लेकर, तो इसराइल का तो कब्ज़ा बरकरार है ही, तो उसमें तो कोई तब्दीली है ही नहीं। एक तरह से इन्होंने, मैंने कहा ना, जो बात दिल में थी अब वो ज़बान पे आ गई है। इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर बेसिकली इलेक्शन पे उन ताकतों का, खास तौर से नेतन्याहू और इस तरह के लोगों को जो है जिताने के लिए था कि ये इतनी तय हो गया कि तीसरा इलेक्शन होने जा रहा है, किसी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं, या कोई लीडर इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत बना सके, इतने शदीद इख्तलाफात हो गए। और एक अरब एमपीज़ हैं और जो किसी के साथ चले जाए तो हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन वो मतलब एक अजीब व गरीब चीज़ है, वहाँ पर नस्ल परस्ती की इंतहा है और दुनिया अंधी है, इसको देखती नहीं है। तो फिर आप मना कर दीजिए कि अरब एमपी होंगे ही नहीं। हाँ, होंगे नहीं, मतलब कि आप उनको एमपी बना के डेकोरेशन पीस के तौर पर वहाँ रख के रहते हैं। और वो मतलब एक चीज़ ये भी है कि वो इजराइल के मसले पे भी नहीं बोल सकते। वो बोल सकते हैं तो अरबों का अपना कोई मामला हो तो उस पर बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। तो एक अजीब, और 20% से ज़्यादा है वो इजराइल। अरब मामलात में जो है वो वही करते हैं जो उनकी सोच होती है, वो तो ये करने के लिए, ये एक अजीब गरीब चीज़ है, नस्ल परस्ती की इंतहा जिसे कह सकते हैं कि हुकूमत गिर जाती है, इलेक्शन हो जाए, साल भर के अंदर ये तीसरा इलेक्शन होने जा रहा है, और अच्छा खासा अखराजात बहुत हो रहे हैं। अखराजात बढ़ रहे हैं, उनको अखराजात क्या, मुफ्त की दुनिया जहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, अमेरिका से मिल रहा है, जर्मनी से मिल रहा है, कम लोगों को मालूम है, जर्मनी अभी तक तामन दे रहा है उनको। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है इसराइल में। और लेकिन जहाँ तक फ़लस्तीन और इसराइल का मामला है, ये जो है इस पर जो अमरीकी मौक़िफ़ जो बस्तियों को लेकर हुआ है, यकीनी तौर पर फ़लस्तीन ये है बड़ा खतरनाक। खैर, आलम इस्लाम इस हफ्ते में यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के दरमियान अमरीका ने सऊदी अरब में 3000 फौजियों को तैनात किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रस्मी तौर पर कांग्रेस को सऊदी अरब में 3000 फौजियों की तैनाती की इत्तला दी है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में ईरान के मुबैना संगीन खतरे को मद्देनजर रखते हुए और इसके गिरदोनवाह के इलाके में सिक्योरिटी को मुस्तैद करने के मकसद से मगरबी एशियाई खित्ते में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की हिदायत दी है। अमेरिकी सदर ने कांग्रेस को एक मकतूब रवाना करते हुए बताया कि ईरान सऊदी अरब में तेल और कुदरती गैस पर हमले समेत इलाके की सलामती के लिए खतरा बना हुआ है, इसलिए अमेरिकी फौजियों की तैनाती नागुज़ीर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरे इलाके में ईरान और इससे जुड़ी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3000 फौजियों की तैनाती को मंजूरी दी गई है। अमेरिकी सदर ने यह भी बताया कि अमेरिकी फौज का एक दस्ता सऊदी अरब पहुंच चुका है और अगले दस्ते बहुत जल्द वहां तैनात हो जाएंगे। अमेरिका की जानिब से तैनात किए जाने वाले इजाफी फोर्सेस में रडार, मिसाइल सिस्टम, एक फजाई मुहिम विंग और 2 जंगी स्क्वाड्रन शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एक तरफ तो प्रोफेसर इश्तियाक दानिश साहब अमेरिका अफगानिस्तान से अपने फौजियों को निकालना चाहता है, दूसरी जानिब सऊदी अरब में वो अपनी डफरी बढ़ा रहा है। क्या वाकई ईरान के का जो एक थ्रेट है उसको सामने रख के ये किया जा रहा है या कुछ और भी वहाँ बैलेंसिंग एक्ट है? ये उनकी मजबूरी है। उसकी वजह है कि सऊदी अरब का जो सारा सरप्लस पैसा, तेल की जो दौलत है वो अमेरिका में है और अमेरिकन इकनॉमी मतलब एक अंदाजे के मुताबिक जो प्राइवेट और सरकारी दोनों दौलत है सऊदी अरब की $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है और 12-13 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी में ये बहुत बड़ी वो है पैसा है, तो जिसको अमेरिका छोड़ नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब के ज़रिए बकिया जो छोटे गल्फ़ी स्टेट्स हैं उनको भी वो कंट्रोल करता है, तो इस वजह से अमेरिका पूरी कोशिश करेगा इनको बचाने के लिए। वो ये तो चाहते हैं कि जो उनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो कम हो, लेकिन जहाँ तक अब सऊदी अरब में फ़ौजों को डिप्लॉयमेंट का मामला है तो ये तो सऊदी अरब उसका अब खर्चा बर्दाश्त कर रहा है। पहले तो जंग की सूरत में जो होता था वो सऊदी अरब और दूसरे ममालिक से वो मांगता था कि ये खर्चा बर्दाश्त करें, लेकिन अब तो ये हुआ कि जो फौजी डिप्लॉय किए जा रहे हैं वहाँ पे
तैनाती जिनकी हो रही है उनसे भी ये है कि तो क्या सऊदी अरब की अपनी फौज बहुत कमजोर है? आप कमजोरी नहीं है, बल्कि उन्होंने कोशिश ही की है कि फौज जो अच्छी फौज तैयार ही नहीं हो सके, हथियारों को उसके पास कभी नहीं है, और वो गवर्नमेंट ट्रेनिंग वगैरह भी लेते हैं, तो ये इसलिए कि उनका जो एक्सपीरियंस है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बेसिकली जो है ये मगरबी एशिया की जो नक्शा सामने आया, तो उन्होंने देखा कि जहाँ भी फौज मजबूत हुई है वहाँ जो है बादशाहतें ख़त्म कर दी गई। इराक़ में यही हुआ और मिस्र में यही हुआ है। अभी बीच में आपने भी बताया था पिछले दिनों के इनमें ईरान और इनके साथ भी कुछ बैक चैनल शायद खुला हुआ है, अभी भी चल रही होगी, इनडायरेक्ट चल रही है, अभी भी चल रही है। खासतौर से जो अभी कल परसों इन्होंने शायद आपने यमन वाला मामला, उसमें जो अभी इन्होंने 3 कोरियन टैंकर और एक जिसमें से सऊदी फ्लैग भी था वो पकड़ा, उन्होंने छोड़ दिया। ये कहा कि चूंकि वो यमनी वाटर में बगैर इजाज़त के दाखिल हुए थे। अभी एक पोर्ट जो है हौसियों के कब्जे में है, तो वहाँ पे उन्होंने उसको पकड़ लिया, तो उसके बाद फौरन छोड़ दिया। तो छोड़ने की बेसिकली वजह यही है कि इनडायरेक्ट बात चल रही है, और गालिबन दोनों चाहते हैं, सऊदी अरब भी चाहता है और ये भी चाहते हैं कि कोई समझौता अब हो जाए, तो इसलिए कि दोनों को कोई फायदा है नहीं। मुआशी नुकसान होंगे ना, वैसे तेल पे हमला होगा तो नुकसान होगा, तो दोनों ही चाह रहे हैं। हम चीन की जानिब चलते हैं। चीन में मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती गाहे बगाहे आलमी मीडिया में सुर्खी बनती है। हालांकि चीन इन खबरों की तरदीद करता है और हिरासती मराकिज को तरबियती मराकिज बताता है, लेकिन अमेरिका के मौक़िर रोजनामे न्यूयॉर्क टाइम्स में इन हिरासती मराकिज से जुड़े खुफिया दस्तावेजात लीक हो जाने से ये पता चलता है कि चीन के सारे दावे खोखले हैं। इन दस्तावेजात में अक़लियतों पर रहम न करने के अहकामात दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। चीन की मुस्लिम दुश्मनी तश्त-ए-ज़बाम, खुफिया दस्तावेजात इफ्शा। अमरीकी रोजनामा न्यूयॉर्क टाइम्स में खुफिया दस्तावेजात हुए शाया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुसलमानों पर रहम न करने की दी हिदायत। चीनी हुकूमत की सरकारी दस्तावेजात के इफ्शा के एक बड़े वाक़े में सिंकियांग में एक और मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ सिक्योरिटी क्रैकडाउन की नई हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं। अमरीकी मीडिया में लीक हुए दस्तावेजात में कहा गया है कि चीन ने लाखों एगोर मुसलमानों को गुज़िश्ता 3 बरसों से हिरासती मराकज़ और जेलों में डाल रखा है, क्योंकि चीनी सदर शी जिनपिंग ने हुक्काम को वाज़ेह हिदायत दी हैं कि ऐसे लोगों पर किसी भी किस्म का रहम न किया जाए। इन दस्तावेजात के मुताबिक शी जिनपिंग ने रियासती अहलकारों को ये हुक्म दिया है कि वो सूबे सिंकियांग में मुसलमानों पर सिक्योरिटी क्रैकडाउन के दौरान अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कतन कोई रहम न खाएं। ये सरकारी दस्तावेजात मजमूई तौर पर 403 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के हाथ लग गई। इन कागजात से पहली मरतबा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीन में हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी की मुतनाज़ा क्रैकडाउन के बारे में असल सोच क्या है। इन दस्तावेजात से ये भी पता चलता है कि इस क्रैकडाउन के दौरान हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी में दाखिली सतह पर इख्तिलाफ राय भी मौजूद था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक जामे रिपोर्ट में लिखा है कि इन सरकारी दस्तावेजात में चीनी सदर की वो तकारीर भी शामिल हैं जिनकी तफसीलात आज तक कहीं शायद नहीं हुई। इसके अलावा इनमें वो सरकारी अहकामात और निगरानी से मुताल्लिक़ कई दीगर रिपोर्टें भी शामिल हैं जिनमें अगोर मुस्लिम अक़लियती आबादी को कंट्रोल करने की बात की गई है। चीन के इस कदम की अमेरिका और कई ममालिक मजम्मत कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लेबनान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। मुल्क को दरपेश मुआशी और सियासी बहरान पर गौर करने के लिए बुलाया गया इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। मुजाहिरीन ने अरकान पार्लियामेंट को ऐवान जाने से रोक दिया। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में शदीद झड़पें भी हुई। एक रिपोर्ट। लेबनान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे, एहतजाज की वजह से पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी। मुजाहिरीन ने अरकान पार्लियामेंट को ऐवान जाने से रोका। लेबनान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालत यह है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश माशी और सियासी बहरान पर गौर करने के लिए बुलाया गया ऐवान का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि मुजाहिरीन ने मंगल के रोज सुबह अरकान पार्लियामेंट को ऐवान की जानिब जाने से रोका। सैकड़ों मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की जानिब जाने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी की। बेरूत में एहतजाज और मुजाहरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। एहतजाजियों का कहना है कि वो दुनिया को अपने एहतजाज के तवस्सुत से बदउनवान हुक्मरानों के बारे में पैगाम देना चाहते हैं। लेबनान में एक हफ्ते की बंदिश के बाद मंगल को बैंक खोले गए, ताहम कुछ शर्तों के साथ। फिलहाल बैंकों पर पाबंदी है कि वो सारिफीन को एक हफ्ते के दौरान सिर्फ $1000 अदा कर सकेंगे।
लेबनान में सियासी और माशी बेचैनी के बायस एक माह से मुजाहरे जारी हैं और इस दौरान वज़ीर आज़म साद अल हरीरी भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ये हंगामे साद अल हरीरी की हुकूमत के जरिए मुल्क को दरपेश माशी बहरान से निमटने के लिए व्हाट्सएप कॉल पर फीस समेत मुख्तलिफ टैक्स मुतारिफ कराने के बाद शुरू हुए। मुजाहरीन हुकूमत से मुजवजा टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहरीन मुल्क की सियासी अशराफिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की सूरत में अपने गैज़ व गज़ब का इजहार कर रहे हैं। इन्होंने एहतजाज के लिए अरबाब इक़्तिदार को मुल्क को दरपेश मौजूदा माशी बहरान का जिम्मेदार ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लाम इस हफ्ते में यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का लौट कर आते इस ब्रेक के बाद। एहतजाज का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ शहरों में होने वाले हंगामों के दौरान दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हो गए। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद है। ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई ने हुकूमत के इक़दाम का दिफा करते हुए सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को खबरदार किया है। एहतजाज के सिलसिले में 1000 अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस बीच इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान में जारी मुजाहरों में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। पेश है ये खास। ईरान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। मुल्क गिर मुजाहरे के दौरान दर्जनों हलाकतें। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने किया हुकूमत का दिफा। खामनेई ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को किया खबरदार। ईरान में ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया, जबकि कुछ ने ईंधन के स्टोरेज हाउस पर भी हमले की कोशिश की। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़पों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरे की वजह से हुकूमत परेशान है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने भी कानून हाथ में लेने वालों को वार्निंग दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने खुसूसी खिताब में हुकूमती इक़दामात का दिफा करते हुए सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को खबरदार किया और इतवार को टेलीविजन से नशर करदा अपनी एक तकरीर में खामनेई ने ईंधन की कीमतों में इजाफे और सार्फिन के लिए ईंधन की माहाना हद मुकर्रर किए जाने की हालिया फैसलों को जायज़ ठहराया। वाज़ेह है कि ईरान में ईंधन की कीमतों में इजाफे और सार्फिन के लिए ईंधन खरीदने की माहाना हद मुकर्रर किए जाने के बारे में ऐलान जुमे की रात किया गया था। 15 नवंबर को ईंधन की कीमतों में 50% इजाफे का ऐलान किया गया, लेकिन इसके बावजूद ईरान में पेट्रोल की कीमतें अब भी दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में बहुत कम हैं। ईरान खाम तेल के चौथे सबसे बड़े ज़खायर का हामिल मुल्क है और यहाँ की आवाम कम कीमत पेट्रोल को अपना पैदाइशी हक समझते हैं। यही वजह है कि कीमतों में इजाफे पर अवामी सतह पर गम और गुस्सा पाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर इश्ताक अली साहब, जो इराक में हम देख रहे थे जिस तरह के मुजाहरे, क्या ये उसी से मिलता जुलता है कि तेल की कीमतें बढ़ जाने से और ईरान जैसी जगह पे तेल की कीमतें बढ़ जाएं और हंगामा हो जाए? क्या लगता है आपको? वैसे मुआशियात तो वहाँ की कमज़ोर है। ये जो सैंक्शंस हैं बिलाशुबा इनका ज़बरदस्त असर पड़ रहा है ईरान पे। और ईरान ने जो पिछली मरतबा हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना दोबारा शुरू किया है या सेंट्रीफ्यूजेस को यूरेनियम को इनरिच करने के लिए जो लगा रहा है, तो उसके पीछे भी यही है कि भाई तकरीबन साल भर होने जा रहे हैं और ग़ालिबन वो मगरबी यूरोप पे दबाव डालना था कि आप लोग अगर कुछ नहीं करते तो हमारी मईशत जो तबाह हो रही है, इसलिए कि पेट्रोल पे ही बेसिकली पूरी ईरान की मईशत जो डिपेंडेंट है। तो अब तेल ही वो बेच नहीं पा रहा है। इस वक्त उन्होंने कुछ इस तरह से अमेरिका ने जो सैंक्शन जो लगाए हैं वो, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान और एक दो मुल्कों ने और जो छोड़ दिया लेना, जिसकी वजह से ईरान का जो है रिजर्व जो है तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो वो बेसिकली चाह रहे थे कि जो सब्सिडी दे रहे हैं हम तेल पे अपने लोगों को, वो रोक के तो कुछ डॉलर हम बचा के जो इंटरनेशनल उनकी ट्रेड है जो ज़रूरी भी है मुल्क की मैशत को बहाल रखने के लिए, वो चाह रहे थे देने के लिए, लेकिन पब्लिक उस पर भड़क उठी। ये है इस सिलसिले में वो करते ये थे कि कैश देते हैं। तो जहाँ तक तोमान ईरान में है उनकी अपनी करेंसी, वहाँ उसकी वो डी वैल्यू नहीं है। इंटरनेशनल चीज़ों को ख़रीदने में जब वो डॉलर में ख़रीदते तब ये परेशानी होती है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया करने के लिए। तो जो गरीब तबका है जिसने बेसिकली रिजिम को हमेशा सपोर्ट किया, वो इस मरतबा खड़ा हुआ है। तो इसी वजह से आप ये देखें कि इस मरतबा जो है पहले के मुजाहरों को बने से इस मरतबा हुकूमत बड़ी सेंसिटिव भी है। और चूँकि उन्होंने बैंक्स पे और पुलिस स्टेशनों पे हमले किया, और जब पुलिस स्टेशनों पे हमले करेंगे तो क्या वहाँ यहाँ पुलिस गोलियाँ चलाती है, तो बहुत सारे लोग मारे भी गए। वो ये अलग बात है कि
वो कहते हैं दर्जन 2 दर्जन मरे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहते हैं 100 से ज़्यादा मर चुके हैं। लेकिन इतनी बात होता है, दोनों कह रहे हैं कि कुछ हलाकतें हुई हैं। तो ये बेसिकली जो है ईरान के लिए पहली मरतबा बड़ा सीरियस है। असल मेन चीज़ यही है कि गालिबन जो है यमन में और लेबनान में और इराक़ में और अब ईरान में ये चारों बड़ा मिला हुआ है। उसकी वजह ये है कि अपने जो सपोर्टर्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी बेसिकली ईरान ही मदद कर रहा था, इराक़ को छोड़ के। इराक़ में तो तेल है तो वहाँ ऐसा मसला नहीं, तो वहाँ दूसरे इशूज़ थे। यहाँ पे जो है क्या नाम है, लेबनान में और यमन में, और उसी से मजबूर होकर जो है इस वक्त ईरान जो है गुफ्तगू कर रहा है। ईरान भी चाहता है कि ये मामला हो जाए, इसलिए कि कहीं ना कहीं लंबा हो गया, फुल सर्किल हो चुका है और अब कुछ नतीजा निकलना चाहिए। नतीजा निकलना चाहिए। चलिए, और आखिर में पाकिस्तान की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत को ज़बरदस्त मुखालफत का सामना है, जहाँ एक तरफ जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इमरान खान हुकूमत को बेदखल करने के लिए मुल्क की तहरीक चलाई जा रही है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के तलबा भी मौजूदा हुकूमत से नाराज़ हैं। पाकिस्तान में तलबा की एहतजाजी तहरीक की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। वीडियो क्लिप में तलबा आज़ादी की सदा बुलंद करते हुए सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ तलबा का एहतजाज कई दिनों से जारी है। तलबा का कहना है कि हुकूमत बदनवानी, पुलिस ज्यादती और दीगर बेज़ाब्तियों से आज़ादी चाहते हैं। ख़ास बात यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत से बरहम नौजवान राम प्रसाद बिस्मिल के वो नग़मे भी गुनगुना रहे हैं जो कभी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए गाए जाते थे। सरफरोशी की तमन्ना। देखिए रिपोर्ट। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आज के लिए बस इतना ही। आपको छोड़ जा रहे हैं मुख्तसर मगर अहम खबरों के साथ, यानी न्यूज इन ब्रीफ में। अब मुझे दीजिए इजाजत और अगले हफ्ते तक के लिए खबरदार रहिए, बेदार रहिए। प्रोफेसर डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजराइल ने एक मरतबा फिर शाम में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया है। बुध के रोज दमिश्क के मज़ाफ़ात में किए गए इजरायली हमले में मुतअद्दिद अफराद मारे गए और कई अफराद जख्मी हो गए। शाम के शुमाल में एक पनाहगुज़ी कैंप पर शामी और रूसी फौज ने बमबारी की। इस हमले में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन में 6 बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल और मवासलाती पाबंदियों की मजम्मत की है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में ईरान में हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की हिमायत की। ईरान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गिरफ्तार शुदा अफराद पर तशद्दुद का इल्जाम है। दूसरी यानी मंगल के रोज ईरान के 2 मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हामियों ने मुजाहरे के खिलाफ भी रैली निकाली। ईरानी खुफिया एजेंसी की सैकड़ों दस्तावेजात अफशा हो गए। इन खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरानी खुफिया एजेंसी और फौज का इराक में वसी तर असर व रसूख कायम हो चुका है। इराक में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का सिलसिला जारी। करबला में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान ताज़ा झड़पें। इराक में गुज़िश्ता कई दिनों से हो रहे हैं मुजाहरे। 1 से 3 साल के 32 नन्हे मुन्ने बच्चों को इराक से रूस भेजा गया है। इन बच्चों की माएँ दहशतगर्द सरगर्मियों में शामिल होने के जुर्म में इराक की जेलों में कैद हैं। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक बदनवानी के एक नए मामले में पीर के रोज अदालत में पेश हुए। नजीब रज़ाक पर करोड़ों रुपयों की हेराफेरी का इल्जाम है। हुसी बागियों ने ऐलान किया कि उन्होंने 3 बहरी जहाजों पर कब्जा कर लिया, जिनमें से एक सऊदी अरब जबकि बाकी 2 जहाज जनूबी कोरिया के हैं। रूस ने यकीन दिलाया कि तुर्की शुमाली शाम में कोई नया फौजी ऑपरेशन शुरू नहीं करेगा। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा कि तुर्की को इसका मकसद हासिल हो गया है। पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला 28 नवंबर तक महफूज कर लिया। खुसूसी अदालत में मंगल को केस की समाअत हुई।
पाकिस्तान के अलील साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मंगल की सुबह इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए। नवाज को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की खुसूसी इजाजत लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी। बांग्लादेश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही। हिंदुस्तान से प्याज की बरामदात बंद होने का असर बांग्लादेश पर काफी पड़ रहा है। बांग्लादेश में प्याज फी किलो 260 टके फरोख्त हो रही है। दुबई में 17 से 21 नवंबर तक एयर शो का इनेकाद किया गया। दुनिया भर के 160 ममालिक की 1300 कंपनियों और इदारों ने शिरकत की। तैयारों ने शानदार करतब दिखाए। मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी फजाई कंपनी दुबई की इमारात ने ऐलान किया है कि उसने 30 बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स के लिए ऑर्डर दे दिया है। इन तैयारों की कीमत पर 8.8 बिलियन अमरीकी डॉलर्स लागत आएगी।